गोपाल सोमानी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, कंसोलिडेशन के केस में प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि अभी AS4 में एक नया अमेंडमेंट आया है जो इसी प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि इस अमेंडमेंट के बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेंज होगा, क्या हमें चेंज करके कंसोलिडेशन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले क्या प्रोविजन था और अब क्या प्रोविजन है। ओके, तो सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 16-17। ओके, तो पहले क्या होता था, ओके, अर्लियर डिविडेंड जो होता था वो कभी बैलेंस शीट डेट पर डिक्लेयर होता नहीं था, प्रपोज होता था और उसके बाद एजीएम में जाके वो डिक्लेयर होता था। मतलब वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट हमारा डिविडेंड जो होता था प्रपोज होता था और डिक्लेयर होता था, ठीक है। बट पहले के AS4 के अकॉर्डिंग भले ही वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर होता है, प्रपोज होता है, बट उसका एडजस्टमेंट हमें 31 मार्च की बैलेंस शीट को करना होता था। ये था पहले का प्रोविजन। मतलब प्रपोज डिविडेंड जो था एडजस्टेबल आइटम था। तो मतलब पहले के अकॉर्डिंग क्या होता था, पहले के प्रोविजन में अगर डिविडेंड 31 मार्च 2017 का डिविडेंड अगर उसके बाद में डिक्लेयर हो रहा है, प्रपोज हो रहा है, तो भी जब 31 मार्च की बैलेंस शीट होती थी उसमें हमारा एडजस्टमेंट करना होता था। कैसे करना होता था, P&L अकाउंट को डेबिट करके टू प्रपोज डिविडेंड, ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। ये था पहले का सिनेरियो। अब क्या चेंज हो गया है, अब ये बोला गया है कि डिविडेंड अगर 31 मार्च के बाद अगर प्रपोजल डिक्लेयर हो रहा है तो बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। और उसे कहां बताना है, फिर उसे नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है, ठीक है। तो नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई प्रपोज डिविडेंड होता है 31 मार्च के बाद डिविडेंड प्रपोज या डिक्लेयर होता है तो ये वाली एंट्री नहीं करनी होती है, कोई एंट्री नहीं होगी उसकी, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है बैलेंस शीट में, ठीक है। बस जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं बैलेंस शीट के साथ, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है कि कितना प्रपोज डिविडेंड है। ये है अमेंडमेंट, ओके। अब हम देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा कंसोलिडेशन के टाइम। तो हम कुछ सिनेरियो देखते हैं, ठीक है ना। ओके, पहला है कि सपोज जब आपको बैलेंस शीट दे रखी है होल्डिंग और सब्सिडी की क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड आ रखा है, प्रपोज डिविडेंड शोन इन बैलेंस शीट। जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है होल्डिंग और सब्सिडी की, उसमें प्रपोज डिविडेंड शो हो रखा है। वैसे तो जनरली दिया हुआ होगा नहीं, बट अगर बाय चांस अगर दिया हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर उन्होंने प्रपोज डिविडेंड शो कर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये वाली एंट्री पास कर रखी है P&L अकाउंट डेबिट करके टू प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। और अगर क्वेश्चन देखा कि बस प्रपोज हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है बैलेंस शीट डेट को, तो मतलब ये एडजस्टमेंट गलत है। क्योंकि अब AS4 के अकॉर्डिंग अगर वो प्रपोज डिक्लेयर नहीं हुआ है बैलेंस शीट डेट को, मतलब डिक्लेयर बाद में हो रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते बैलेंस शीट डेट को। तो अगर प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो गलत है। तो ये जो एंट्री है वो हमें रिवर्स करनी होगी। मतलब P&L का बैलेंस हमें वापस बढ़ाना होगा। मतलब जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो P&L का हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा और अगर बैलेंस शीट में जो प्रपोज डिविडेंड आ रहा था वो चला जाएगा। तो होल्डिंग केस के केस में भी P&L बढ़ जाएगा, सब्सिडी के केस में अगर दोनों में प्रपोज डिविडेंड शो हो रखा है बैलेंस शीट में, दोनों में एंट्री रिवर्स हो जाएगी और दोनों के P&L का बैलेंस बढ़ जाएगा और प्रपोज डिविडेंड हट जाएगा। फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट हमें करना होता है, सब्सिडी केस में प्री पोस्ट कैलकुलेट करना हो, इस केस में होल्डिंग के केस में हमें कंसोलिडेटेड P&L कैलकुलेट करना, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो एक बार वापस समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है ऑलरेडी कि कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया था, ओके, प्रपोज किया था, डिक्लेयर नहीं किया था बैलेंस शीट डेट को, कि बैलेंस शीट डेट को कुछ प्रपोज डिविडेंड था और वो शो हो रखा है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रखा है, तो आपको रिवर्स कर देना है
ये एंट्री उन्होंने पास की होगी, मतलब पीएनएल उनका कम हो गया होगा, तो वो आपको रिवर्स कर देना है, तो उससे अपने पीएनएल का बैलेंस बढ़ जाएगा और फिर आगे जो एडजस्टमेंट है वो वैसा करना है। ठीक है। दूसरा सिनेरियो हो रखा है, हो सकता है कि बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आ रखा है, बट जो क्वेश्चंस के पॉइंट है उनमें आपको दे रखा है कि होल्डिंग और सब्सिडरी प्रपोज्ड सपोज 10% डिविडेंड। ठीक है, ओके। इस केस में एक बार वापस, तो ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको उसमें नोट्स में बताना है, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है कि होल्डिंग ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और सब्सिडरी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट। और इस केस में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बैलेंस शीट में कोई प्रपोज डिविडेंड है नहीं, बट जो क्वेश्चन में जो नोट्स दे रखे हैं नीचे, आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उसमें लिखा है कि होल्डिंग और सब्सिडरी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब इस केस में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना नहीं है अपने को, क्योंकि कुछ गलत एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीएनएल में उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया नहीं है और नए एज के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमें पीएनएल में कुछ भी करना नहीं है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, बस नोट्स में बताना है, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है किसने कितना कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल केस है। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दे रखा, और जो भी बैलेंस शीट के जो भी क्वेश्चन के पॉइंट्स है दे रखा है इन्होंने प्रपोज किया है, तो प्रपोज किया है तो उसको कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है हमें। ठीक है, तो बस नोट्स में बताना है। इस केस में क्या हुआ था, इसमें उन्होंने ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखा रखा था, और जो दिखाया था मतलब वो गलत था, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो इसलिए हमने रिवर्स किया था। और इस केस में कुछ उन्होंने किया ही नहीं है और हमें भी कुछ करना ही नहीं है, बस नोट्स में दिखाना है। तीसरा सिनेरियो है कि बैलेंस शीट डेट को डिक्लेयर कर दिया हो डिविडेंड डिक्लेयर, तो एक्चुअली ये सिनेरियो जो है वो बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिविडेंड पहले प्रपोज होगा, उसके बाद एजीएम में डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी बैलेंस शीट डेट को कभी डिक्लेयर नहीं करती, तो बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो भी इंस्टीट्यूट की बुक है, आईसीआई के जो भी मॉड्यूल है, उन्होंने हर क्वेश्चन में जहां भी डिविडेंड प्रपोज था वहां उन्होंने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर जो बैलेंस शीट डेट है वहां पे उन्होंने लिख दिया कि डिक्लेयर ऑन बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या कैसे हमें एडजस्ट करना है, तो देखो अगर ऐसा है तो हमें कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं करना है, मतलब जैसा हम पहले करते थे डिविडेंड का एडजस्टमेंट इस, क्योंकि देखो अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है बैलेंस शीट डेट को ही, तो वैसे भी वो करंट ईयर की आइटम हो गई। ठीक है ना, तो करंट ईयर की आइटम हो गई तो वो एज 4 उस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो जैसे हम पहले प्रपोज डिविडेंड का पहले करते थे अर्लियर, सेम वे हमें इस डिविडेंड को भी ट्रीट करना है। ठीक है, तो वैसे भी मैं एक बार बता देता हूँ, मतलब इस केस में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा पहले ट्रीटमेंट होता था वैसे ही है। चेंज प्रपोज डिविडेंड के केस में, डिक्लेयर डिविडेंड के केस में कोई चेंज नहीं है अगर बैलेंस शीट डेट को डिक्लेयर होता है। तो मतलब अगर आपको दे रखा है कि होल्डिंग कंपनी ये सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों ने जो भी बैलेंस शीट डेट है उसमें आपको दे रखा है कि उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी में जो भी डिविडेंड होता है उसमें जो भी माइनॉरिटी का हिस्सा होता है, हम क्या करते हैं उस माइनॉरिटी के हिस्से को, हम जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो उस माइनॉरिटी के हिस्से के डिविडेंड को हम लेस कर देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। ठीक है, वहां से लेस करके जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब हम करंट लायबिलिटीज बनाते हैं, करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज में इस माइनॉरिटी के डिविडेंड हिस्से को ऐड कर देंगे डिविडेंड। ओके, और जो होल्डिंग कंपनी अगर डिविडेंड करती है तो होल्डिंग कंपनी अपने पीएनएल में से लेस कर देगी वो डिविडेंड। ठीक है, तो उसके पीएनएल में से कम हो जाएगा और जो भी डिविडेंड हिस्सा है पेबल वो अदर करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से तो सब्सिडी के डिविडेंड में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेस हो जाएगा और वो अदर करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। और इसमें भी होल्डिंग का जो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो उसके पीएनएल में से लेस होके इधर अदर करंट लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। तो अदर करंट लायबिलिटीज में प्रपोज्ड मतलब डिविडेंड पेबल के हिसाब से
में क्या क्या है, एक तो माइनॉरिटी का हिस्सा प्लस होल्डिंग का खुद ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो। ओके, तो ये जो एडजस्टमेंट है वो होगा अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो बैलेंस शीट डेट को। प्रपोज डिविडेंड केस में ये दो है, डिक्लेयर डिविडेंड के केस में ये है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होगा अमेंडमेंट के बाद। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आप चाहते हैं कि वो मैं समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनका वीडियो बना के उसको ढंग से समझा के एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।